हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विष्णु नमन। मैं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम लीगल फेबल है पर स्वागत करता हूं। आज का हम लोगों का टॉपिक है डिस्कशन का कि व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस आफ्टर परसुइंग एलएलबी डिग्री ना। एलएलबी जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि लॉ के लिए आज हमारे यहाँ इंडिया में कई डिफरेंट कोर्सेज हैं, जैसे बैचलर्स ऑफ लॉ हो गया एलएलबी, और बी एलएलबी हो गया, उसके बाद बीबी एलएलबी भी आजकल प्रचलन में है। बीएससी एलएलबी भी कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में चलता है। तो आखिर इन यूनिवर्सिटीज़ को करने से हम ये जो डिग्रीज ले रहे हैं, इन डिग्रीज को करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, बेसिकली लॉ की डिग्री लेने के बाद क्या कैरियर ऑप्शंस हैं हमारे पास, उस कैरियर ऑप्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहला कैटेगरी है कि जो अल्टीमेट मोटो है, जो बेस्ट करियर ऑप्शन है, टू बी अ जज। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो हम यही कहेंगे कि दैट इज दी फॉर प्रिपेयरिंग द जुडिशियल एग्जाम्स। जैसे जुडिशरी एग्जाम होता है, तो जुडिशरी एग्जाम्स को जैसे क्या एलएलबी ही स्पेसिफिक कैटेगरी है जज बनने के लिए? तो यस, आंसर इसका यही है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जज बनने के लिए एलएलबी होता है। और उस एलएलबी में जो भी डिग्री हो, चाहे आपकी बी एलएलबी हो, चाहे बीबी एलएलबी हो, या बीएससी एलएलबी हो, या नॉर्मल एलएलबी हो, ये एलएलबी डिग्री करने के बाद आप जज का फॉर्म भर सकते हैं, जज बन सकते हैं। लेकिन जज भी तीन तरह के होते हैं। तीन तरह का कहने का मेरा मतलब कि जैसे एक तो आर्मी में जुडिशियल ऑफिसर्स बनते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं जैग। उस एक्चुअली उस पोस्ट का नाम जैग बोला जाता है, जज एडवोकेट जनरल ना। तो ये जज एडवोकेट जनरल स्पेशली आर्मी में जुडिशियल ड्यूटी निभाते हैं, और इनका अलग स्ट्रक्चर होता है, इनका फंक्शनिंग अलग होता है, और ये सबसे प्रेस्टिजियस जॉब भी कह सकते हैं और सबसे टफेस्ट एग्जाम भी हम कह सकते हैं ना। इसमें कुछ एज बाउंडेशन होता है कि आप उस एज क्राइटेरिया को आप क्रॉस करने के बाद इस एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर नहीं हो सकते। तो पहला तो हो गया जैक। दूसरा जो सबसे ज़्यादा सबसे पॉपुलर है, हमारा सिविल जज जूनियर जुडिशन, जूनियर डिवीज़न, जिसका एग्ज़ाम स्टेट पीएससी कराती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी पीएससी, बिहार में बीपीएससी, राजस्थान में आरपीएससी। इन स्टेट्स में स्पेसिफिक जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है। जैसे स्टेट पीसीएस होता है, उसी तरह से स्टेट जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है। और उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारी क्या है? एलएलबी। और अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस पे बात चल रही है कि क्या 3 साल का मिनिमम प्रैक्टिस मैंडेटरी कर देना चाहिए, नहीं। ये डिस्कशन जो है अभी, तो ये बात का विषय है। अगर मान लीजिए कर भी देता है, तो उस समय यदि हो जाएगा तो मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगी 3 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर एलएलबी, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो ये तो हो गया, पहला हमने जैक समझा जिससे हम जज बन सकते हैं। दूसरा हमने नॉर्मल स्टेट पीएससी के थ्रू जो है अप्लाई किया, फिर हम जज बन सकते हैं। तीसरा होता है एचजेएस, जो एक्चुअल में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एलएलबी 7 ईयर्स मिनिमम प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट होती है। आपकी 7 साल की मिनिमम प्रैक्टिस हो, और मिनिमम एज उसकी 35 ईयर्स है, कम से कम 35 ईयर आपकी उम्र हो। और अब कहीं कहीं कुछ स्टेट्स में उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या एक्चुअल में डिमांड की जाने लगी है कि आपका जो है केसेस भी होना चाहिए ना, कि मान लीजिए 10 केस मांग लिया, 20 केस मांग लिया, कि आप एनुअली एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं ना। उसका देखने का मेन मोटो यही है कि क्या आप एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हैं या सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा के कमरे पे बैठे हुए ना। तो ये दो चीजें हो गई। तीन चीजें हमने समझी जुडिशरी में, तीन तरह का स्कोप है। पहला हमारा हो गया जैग में, जो आर्मी में होता है। दूसरा हो गया नॉर्मल सिविल जज जूनियर डिवीजन, और तीसरा हो गया एचजेएस, जिससे हम सेलेक्ट होकर डायरेक्ट एडीजे बनते हैं। अब मान लीजिए मेरा जज बनने का इंटरेस्ट नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? या हमको लगता है कि आई एम नॉट कैपेबल, तो दोनों बातें हो सकती हैं। तो फिर मेरे पास क्या कैरियर ऑप्शन है? तो जो बेस्ट और सबसे ज़्यादा जिसके लिए लोग एलएलबी करते हैं, वो है एडवोकेसी। तो एडवोकेसी एक्चुअल में ये भी कई प्रकार की होती है। बेसिकली हम तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हो गया कॉरपोरेट लायर, या जो कंपनीज में एडवोकेट
एडवोकेसी करते हैं या फर्म में कंपनी जो है एज एन एडवोकेट वर्क करते हैं, उनको हम लोग कॉर्पोरेट लॉयर्स बोलते हैं। और उसके लिए भी बेसिक वही है कि हमको एलएलबी करना है, और एलएलबी करने के बाद अपना जैसे जहाँ पे भी कोई कॉर्पोरेट है उस कंपनी में अप्लाई करना है, उस फर्म में अप्लाई करना है, और दे विल एक्चुअली एग्जामिन अप टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्पेसिफिक क्राइटेरियाज। उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको एग्जामिन करेंगे, इवेलुएट करेंगे, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप वहाँ पे सीखेंगे, सीखने के बाद आपको कुछ स्टाइपेंड मिलता है, और उस स्टाइपेंड से आपका आपका घर भी चलेगा और करियर भी आपका ग्रोथ होता रहेगा। जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तो एज एन फुल फ्लेज्ड एडवोकेट आप वर्क कर सकते हैं, या आप खुद की फर्म खोल सकते हैं। दूसरा हो गया इंडिपेंडेंट लॉयर। इंडिपेंडेंट लॉयर बनने के लिए आपको किसी सीनियर एडवोकेट के यहाँ एज एन जूनियर ज्वाइन करना होगा, और जूनियर ज्वाइन करने के बाद आप कुछ सालों तक सारी कोर्ट की प्रैक्टिस सीख लेंगे। उस सीखने के बाद फिर आप अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आपको अपने केसेस मिलने लग जाते हैं। ये हो गए दो कैटेगरीज। तीसरा है लीगल एडवाइजर ऑफ डिफरेंट कंपनी, जैसे आपका रिलायंस कंपनी है, अडानी की कंपनी है ना, इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों का, टाटा है, इन सभी कंपनियों के लीगल एडवाइजर्स होते हैं ना। हमारी गेल है, भेल है, ये जितनी महारत्न कंपनियां हैं, इन सभी कंपनियों में लीगल एडवाइजर्स का पोस्ट होता है। तो बैंकों में होता है, तो ये सब जगह पे हम लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो जैसे उसके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर है। जैसे एक आईबीपीएस का एग्जाम होता है बैंकिंग में, लीगल एडवाइजर जो होते हैं उसका एक एग्जाम होता है, एक प्री होता है, मेंस होता है, उसके बेस पे सिलेक्शन होता है। फिर जो है आईबीपीएस के अलावा मान लीजिए कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट कंपनियां जो है एक्सपीरियंस बेस्ड कैंडिडेट्स को बुलाती हैं, और अगर आपका एक्सपीरियंस है यू कैन डायरेक्टली अप्लाई, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू ओनली यू विल बी सिलेक्टेड। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया, आप जस्टिफाई कर पाते हैं अपने आप को कि मैं कॉम्पिटेंट एडवोकेट हूँ, तो आपको हायर कर लिया जाएगा कंपनीज में एज एन एडवोकेट या लीगल एडवाइजर। तो ये तीन तरह के एडवोकेट्स हो गए ना। अब ये जो हम लोग तीसरा वाला लीगल एडवाइजर पढ़े, जो कंपनियों में हम लोग जाने वाले हैं, ये तीसरा वाला जो लीगल एडवाइजर है, इसको एक तो हो गया कि आप एक्सपीरियंस बेस्ड, जैसे आपका एक्सपीरियंस हो गया, आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीखते सीखते आपका 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, और बेसिकली 3 साल का ही एक्सपीरियंस मांगते हैं। 3 साल का कंपनीज कहीं कहीं 1 ही साल का मांगते हैं। मान लीजिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा, आपने बताया, आपका सिलेक्शन हो गया। दूसरा तरीका है, एक एग्जाम होता है स्पेसिफिकली पीजी के लिए, जो जैसे एलएलबी करने के बाद एलएलएम डिग्री करते हैं ना, तो क्लैट पीजी उसको बोला जाता है। तो क्लैट पीजी स्पेसिफिकली जैसे क्लैट यूजी होता है एलएलबी के लिए, एलएलएम के लिए क्लैट पीजी होता है। तो क्लैट पीजी के जो टॉपर्स रैंक, मतलब टॉप 50 में जो बच्चे रैंक होल्डर्स होते हैं, कई बार कुछ कंपनीज उन रैंक होल्डर्स को ही एलिजिबल डिसाइड कर देती हैं कि दे आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट ना। वही लोग ही अप्लाई कर सकते हैं जिनका उस क्लैट पीजी में एग्जाम पहली बात तो अपीयर हुए हो, और दूसरी बात एग्जाम देने के बाद उनकी रैंकिंग अंडर 50 आई हो। तो मान लीजिए इस तरह आपकी रैंकिंग आई है, तो आपने डायरेक्ट जो है इंटरव्यू दिया और आपका सिलेक्शन हो जाएगा एज एन एडवोकेट, जिसको हम लोग बोलेंगे लीगल एडवाइजर ऑफ द कंपनी। ये हो गया हमारा प्रैक्टिस का क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलेंगे एडवोकेसी। अब एडवोकेसी के बाद तीसरा कैरियर स्कोप क्या है, तो द थर्ड वन दैट इज द एकेडमिक स्कोप, दैट इज एकेडमिक एरिया। तो एकेडमिक में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, आफ्टर एलएलबी मिनिमम क्वालिफिकेशन यू विल हैव टू कंप्लीट एलएलएम। एलएलएम मतलब मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर्स के बाद आपका यूजीसी का एक नेट एग्जामिनेशन होता है। उस नेट एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद आप मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास आ जाती है टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ना। लेकिन क्या इतना ही पर्याप्त है? नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आप एलएलबी एलएलएम नेट तो मिनिमम है, इसके बाद आपको पीएचडी करनी होगी। अगर आपको एकेडमिक्स में ग्रोथ ले आना है अपने करियर में, तो पीएचडी करेंगे, और पीएचडी के बाद अब तो पोस्ट डॉक का भी प्रचलन है। आप मतलब आफ्टर डॉक्टरेट यू कैन परस्यू योर
डिग्रीज ना, जिसको पोस्ट डॉक बोलते हैं एक्चुअली, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पोस्ट डॉक नहीं भी होता है तो मिनिमम तो आपको पीएचडी, नेट पीएचडी होना चाहिए फॉर बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये हो गया हमारा तीसरा एकेडमिक क्षेत्र में जाने के लिए ना। तो हमने 3 चीज़ें बताई, पहला तो जुडिशरी में जाने के लिए, दूसरा एडवोकेसी में जाने के लिए, और तीसरा एकेडमिक्स में, जिसको हम लोग टीचर्स बोलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि वेदर इंस्टीट्यूट मैटर्स, क्या जिस इंस्टीट्यूशन से हमने एलएलबी की डिग्री ली या एलएलएम की डिग्री ली या पीएचडी कर रहे हैं, क्या ये मैटर करता है? तो यस, ऑफ कोर्स इट मैटर्स। कैसे कैसे मैटर करता है ये मैं बता दूंगा आपको एक शॉर्ट में। कि पहली चीज़ तो अगर अच्छा इंस्टीट्यूशन है तो आपकी पढ़ाई वहाँ पे कैसे हो रही है वो मैटर करता है, वहाँ का रिसर्च एक्सपीरियंस कैसा है वो मैटर करता है, टीचर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जब आफ्टर कंप्लीशन या ऑफ योर डिग्रीज व्हेन यू विल गो इन एक्चुअली इन द फील्ड, जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने स्पेसिफिकली प्राइवेट कंपनियों में, तो आपकी सीवी में यही एग्जामिन किया जाता है कि आपने एक्चुअली कहाँ से ये डिग्री ली है। क्या आपने प्राइवेट कॉलेज से लिया या टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज से लिया। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब अप्लाई करते थे या अच्छी जगहों पे, तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली बताई देती हैं कि यू विल हैव कंप्लीटेड योर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड एंड रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज। जैसे आपका इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इमिनेंस हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ जैसे बीएचयू हमारा नेशनल इमिनेंस के इंस्टीट्यूशन में आता है ना। उसके बाद फिर क्लैट के जो कॉलेजेस हैं, एनएलयूज हो गए ना, ऐसी जगहों से आपको वो स्पेसिफिकली आपको एलिजिबिलिटी में डिसाइड कर देते हैं कि ऐसे ही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो ऐसी संस्थाओं से अपनी क्वालिफिकेशन लिए हैं। तो मैं मतलब बेसिकली ये कहना चाहूँगी कि जो व्यक्ति एक्चुअल में अफोर्ड कर सकता है, जिसके लिए पॉसिबल है, तो फॉर देम दे शुड ट्राई टू get admitted in the best institution so that they can get the benefit of the name of that institutions and specific qualities and जो सुविधाएं वहाँ पे मिलती हैं वो सभी चीज़ों का आप फ़ायदा उठा सकें। तो मुझे लगता है कि ये स्कोप्स हैं जो आफ्टर लॉ हम लोग परस्यू कर सकते हैं। और for today's that's all. Please like and subscribe if you like my content, और शेयर कीजिए उन लोगों को जो एक्चुअली लॉ कर रहे हैं या करना चाहते हैं या फ्यूचर में अपना कैरियर लॉ फील्ड में बनाना चाहते हैं। थैंक यू।